हेलो कोडर्स, उम्मीद करते हैं आप पाइथन के हर कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से सीख रहे हैं और जितने भी टॉपिक्स हमने अब तक अपलोड किए हैं, आप पूरे के जो टॉपिक्स हैं उसको सीख रहे हैं एग्जांपल्स के साथ। आप किस तरीके से सीखें, मैं आपको एक टिप देता हूँ कि जितने भी मैंने फाइल्स बनाए हैं, आप जब तक आपको बगैर देखे आपको कोड लिखने नहीं आता, तब तक उस फाइल को, उस वीडियो को आप प्रैक्टिस करें। तो आज का हमारा ये डे नंबर 32 है, यानी कि ऑलरेडी 31 वीडियोज़ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ये 32 वीडियो है। तो ये जो कोर्स है हमारा प्रोजेक्ट के साथ लॉन्च हुआ है। तो अगर आपको अब तक जितने भी टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप क्या करिएगा, प्रोजेक्ट की जो सीरीज़ हमने लॉन्च की है, उसको आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है? जब तक आप प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे, तो रियल वर्ल्ड में किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से कोड लिखा जाता है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी, ठीक है? अगर आपको अब तक जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं और आज का टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो प्रोजेक्ट करना आप स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है? अगर आपको ऑलरेडी पाइथन आता है, डॉट्स क्लियर करने के लिए आप वीडियोज़ देख रहे थे, तो ऑलरेडी आपको जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? और उसमें से कुछ प्रोजेक्ट इस तरीके से हैं, यानी कि एकदम एडवांस लेवल पे हैं, उन प्रोजेक्ट्स को आप अपने सीवी में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है फंक्शंस। अब इस टॉपिक को बैकबोन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता था। अगर आपने इससे पहले की जो टॉपिक थी हमारी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, तो ये 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट एंड फंक्शंस। ये जो 2 टॉपिक हैं आपके, इसके बगैर आप कोई कोड लिख ही नहीं सकते। अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है और उसमें अगर आपको कुछ कोड लिखना है, तो ये मैंडेटरी है कि आपको ये 2 टॉपिक्स आने ही चाहिए। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट तो हमारा कंप्लीटली हमने उसको खत्म कर लिया है, फिनिश हो चुका है वो टॉपिक। अब ये जो सेकंड टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हो, वो है फंक्शंस। ठीक है? तो पाइथन में भी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये इम्पोर्टेंट ही है। क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो इसलिए अगर आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसके साथ पाइथन के साथ सीख रहे हैं, अगर आपको वहाँ पे भी अगर कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैंने जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं, उसमें सारे के सारे वीडियोज़ में मैंने फंडामेंटल्स बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया है, तो आप हर वीडियो के फंडामेंटल्स को देख सकते हो। ठीक है? तो इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले इन चीज़ों को समझते हैं कि फंक्शंस एक्चुअली होते क्या हैं, ठीक है? फंक्शंस की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि अब बहुत सारा क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन देते रहूँगा, तो आप बोलेंगे कि भाई ये कोड तो हम फंक्शन के बगैर भी लिख सकते हैं, तो फंक्शन क्यों लिख यूज़ कर रहे हैं? एक्स्ट्रा टॉपिक क्यों यूज़ कर रहे हैं? इसके अलावा क्या हम फंक्शन के बगैर भी हम अपने कोड को मल्टीपल टाइम एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं या नहीं एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं? क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर हमने कोई फंक्शन बनाया है, तो उस कोड को हम एक और फ़ाइल में भी यूज़ कर सकते हैं या नहीं यूज़ कर सकते हैं? अब इस फंक्शन के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे पैरामीटर का टॉपिक आ गया, आर्गुमेंट्स का टॉपिक आ गया, ये क्या चीज़ें होती हैं? इसके अलावा लैम्ब्डा फंक्शन भी है पाइथन के अंदर, वो क्या होता है? ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सारे जो टॉपिक्स हैं, वन बाय वन हम इन चीज़ों को समझते हैं। लेकिन सबसे पहली जो चीज़ है, वो है फंक्शन। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, हर वीडियो को लाइक करते रहें, ताकि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है, वो थोड़ा और आगे बढ़े और इस वीडियो को, इस चैनल को दूसरे स्टूडेंट तक भी पहुँचाएँ। क्योंकि हम जो मेहनत कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कई-कई बार क्या होता है कि ऑडियो नहीं आती है, कहीं पे स्क्रीन नहीं आती है, तो बार-बार इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। अगर 1 घंटे का वीडियो आपके पास आ रहा है, तो हो सकता है कि उसके ऊपर 4 घंटे की मेहनत हो, ठीक है? तो हर वीडियो को लाइक करते रहें, अपने कमेंट में अपना प्यार बनाए रखें और इसके अलावा हर वीडियो को अपने जो फ्रेंड सर्किल है, वहाँ पर शेयर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी भी ग्रोथ हो और हमारी भी ग्रोथ हो, ठीक है? तो चलिए कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, कि पहले हम चीज़ों को समझते हैं कि फंक्शन होता क्या है? तो अगर सिंपल एक्सप्लेनेशन दें, तो ये क्या है, आपका ये ब्लॉक है, ठीक है? इट्स अ ब्लॉक वेयर वी राइट द कोड, ठीक है? ये एक सिंपल डेफिनिशन है कि आपका ये एक ब्लॉक है जहाँ पे आप कोड लिख रहे हैं। अब इसकी मीनिंग क्या है, कि ब्लॉक का मीनिंग क्या है, जब आप इससे पहले के जो टॉपिक्स आप सीख रहे थे, यानी कंडीशन लिखना आप सीख रहे थे, लूप लिखना आप जब सीख रहे थे, तो वहाँ पे आप एक इंडेंट मेंटेन कर रहे थे और वहाँ पे आप कोड लिख रहे थे। यानी कि इफ एक ब्लॉक है, इससे पहले भी मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि इफ एक ब्लॉक है, एल्स एक ब्लॉक है, व्हाइल एक ब्लॉक ब्लॉक है आपका, फॉर एक ब्लॉक है। तो यानी जितनी भी ये चीज़ें आप लिखे थे इससे पहले, वो एक ब्लॉक के अंदर आती हैं। एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से फिर से मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दे दूँ यहाँ पे। जैसा कि आपने एक कोड लिखा, ठीक है? A इक्वल्स टू 10, B इक्वल्स टू 20, ठीक है? इस तरीके से आपने एक कोड लिखा और यहाँ पे आप कोड लिखते हो कि इफ A इज़ ग्रेटर देन B, ठीक है? प्रिंट A इज़ ग्रेटर, ठीक है? और यहाँ पे आप लिख देते हो एल्स प्रिंट B इज़ ग्रेट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इफ के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी गई है और एल्स के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी गई है। तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है आपकी, मैं यहाँ पे कोड के लाइन्स भी एक्टिवेट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1, 2, 3 लाइन नंबर 4। तो लाइन नंबर 4 में आपने जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखी गई है, वो एक ब्लॉक के अंदर लिखी गई है। यानी कि ये इफ ब्लॉक के अंदर लिखी गई है। और लाइन नंबर 6 के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी गई है, वो लाइन नंबर 5 के ब्लॉक के अंदर लिखी गई है। यानी कि इफ एक ब्लॉक हो गया, ठीक है?
और एल्स भी है कि अब ये ब्लॉक हो गया। जब तक ये इंडेंटेशन यहाँ पे चलता रहेगा, इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर जितने भी कोड लिखे जाएँगे, वो एक ब्लॉक के अंदर कंसीडर्ड होंगे, ठीक है? जब तक आप इंडेंट को मेंटेन करते रहोगे मतलब कि वो जो कोड लिखा गया था, वो कोड एक ब्लॉक के अंडर मेंटेन होगा। इसी तरीके से ये जो टॉपिक है फंक्शन, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, हम एक ब्लॉक को मेंटेन कर रहे हैं और उस ब्लॉक के अंदर हम अपने कोड को लिख रहे हैं, ठीक है? अब ये क्वेश्चन आएगा आपका कि भई अब ये कोड आप क्यों लिख रहे हो, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि भई ये कोड तो आप नॉर्मली लिख सकते थे, अगर समझ लीजिए कि इसी कोड को आपको फंक्शन के अंदर लिखना है, तो पर्पस ही क्या है? जब ये नॉर्मली लिखा जा रहा है कोड, एग्ज़ीक्यूट भी हो रहा है, आपको आउटपुट भी आ रहा है, तो पर्पस क्या है? एक फंक्शन बनाने का पर्पस क्या है? ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है आपके लिए। पर इसका जो पर्पस ये है कि जभी भी आप कोई भी कोड एग्ज़ीक्यूट करना चाहते हो एक एप्लीकेशन के अंदर, आपको एक एग्ज़ीक्यूशन नहीं होती है, बल्कि एक से ज़्यादा एग्ज़ीक्यूशन होती है। एग्ज़ाम्पल के ज़रिए हम समझते हैं कि आपके फ्लिपकार्ट की एक एप्लीकेशन है, ठीक है? और इस फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैंने मोबाइल क्लिक किया, तो ये मोबाइल का जो पेज है, उसको रिडायरेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, वो एक मोबाइल के पेज के अंदर आ जाएगी, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं कोई और पेज को यानी कि अगर टीवी अप्लायंस के अगर यहाँ पे लिंक को क्लिक करता हूँ, तो अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसा कि अगर यहाँ पे देख लूँ मैं टेलीविज़न को क्लिक कर देता हूँ, तो अब ये टेलीविज़न के जितने भी टीवीज़ के ऑप्शंस रहेंगे वो मुझे शो करेगा, यानी कि ये दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो गया। यानी अब एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट किस तरीके से हो रहा है? तो आप वहाँ पे एक कोड लिख रहे हैं कि इस बटन को या फिर इस लिंक को अगर आप क्लिक करते हैं, तो ये पेज की इन्फॉर्मेशन आप डिस्प्ले कराएँ। तो ये क्या ऑटोमेटिकली आ रहा है? नहीं, आप एक कोड लिख रहे हो और वो कोड कहाँ पे लिखा जाएगा? वो एक फंक्शन के अंदर लिखा जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे शॉपिंग कार्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे जितने भी मैंने आइटम्स को ऐड किया है, उसके हिसाब से जैसे कि अगर मैंने 3 आइटम्स यहाँ पे ऐड किए हैं, तो 3 आइटम्स के हिसाब से यहाँ पे प्राइस बता रहा है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे कोई आइटम को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसको मैं इसमें डिलीट ऑप्शन यहाँ, ठीक है? इसको मैं माइनस कर देता हूँ यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे माइनस ऑप्शन ही नहीं बता रहा है, प्लस ऑप्शन तो है यहाँ पे, लेकिन माइनस ऑप्शन नहीं बता रहा है, ठीक है? तो ये होना चाहिए यहाँ पे एक ओके, ये डायरेक्टली यहाँ पे रिमूव ऑप्शन है, ठीक है? तो यहाँ पे -1 है और डायरेक्टली यहाँ पे रिमूव ऑप्शन दिया था। अगर मैं इसको रिमूव को क्लिक कर देता हूँ, तो ये जो प्रोडक्ट होगा वो आउट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि अब अभी सिर्फ़ यहाँ पे 2 आइटम्स हैं। तो अब ये किस तरीके से कैलकुलेशंस हो रहे हैं? अगर मैं कोई बटन को क्लिक कर रहा हूँ, तो किस तरीके से कैलकुलेशन कर रहा है? अगर मैं यहाँ पे प्लस और एक +1 कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपका 2 तो ये काम कर रहा हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी काम कर रहा है, 2 आइटम्स आ चुके हैं और आप देख सकते हो कि ऑटोमैटिकली यहाँ पे प्राइसिंग इंक्रीज़ हो रही है। तो ये किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं, कैलकुलेशन किस तरीके से कर रहा है। अगर मैं फिर से माइनस को क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमैटिकली यहाँ से एक प्रोडक्ट माइनस हो रहा है। तो ये चीज़ें किस तरीके से काम कर रही है, कैलकुलेशंस किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये सारे के सारे जो कोड रन होते हैं, वो फंक्शन के थ्रू ही कोड रन होते हैं। अगर मैं माइनस को क्लिक करूँ तो क्या हो, प्लस को क्लिक करूँ तो क्या हो, रिमूव क्या अगर इसको रिमूव का अगर बटन दबा दिया तो क्या कोड एग्ज़ीक्यूट होना चाहिए, सेव फ़ोल्डर को क्लिक कर रहा हूँ तो क्या कोड एग्ज़ीक्यूट होना चाहिए। क्योंकि जब आप एक एप्लीकेशन को आप डेवलप करते हो तो वहाँ पे मल्टीपल एग्जीक्यूशंस होते हैं, एन नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस और वो एग्जीक्यूशन किस तरीके से इंप्लीमेंट होंगे? आपके फंक्शन के ज़रिए से। यानी कि हर एक बटन पर, हर एक लिंक पर आप एक फंक्शन ट्रिगर करोगे यानी कि वो एक्शन जब लेंगे जभी भी एक यूज़र होगा, यानी कि जो भी इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है वो यूज़र हो गया। तो जभी भी यूज़र को कोई भी रिक्वायरमेंट होने होती है यानी कि कोई भी ऑप्शन को क्लिक करता है, तो कुछ भी ऑप्शन है, जो भी वो एक्शन ट्रिगर करता है, उसके बेसिस पे उसपे कुछ एग्जीक्यूशन करना होता है। तो वो एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा? कोड के तरीके से होगा और वो कोड एक फंक्शन में लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अगर नहीं आ रहा है, तो हर वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है? तो इस यही इसका आंसर है कि डू वी नीड फंक्शन व्हेन वी कैन राइट द कोड डायरेक्टली? तो उसका आंसर है येस, आपको फंक्शन की ज़रूरत है क्योंकि आप जब एक एप्लीकेशन बना रहे हो, तो वहाँ पे एक एग्जीक्यूशन नहीं होती है बल्कि एक से ज़्यादा एप्लीकेशन होती है, मल्टीपल एग्जीक्यूशंस आपको करनी होती है और मल्टीपल एग्जीक्यूशंस करने के लिए, मल्टीपल रिजल्ट जनरेट करने के लिए आपको मल्टीपल फंक्शंस की ज़रूरत होती है। और ये मल्टीपल जो एग्जीक्यूशंस होते हैं, मल्टीपल फंक्शंस के ज़रिए से ये सिर्फ़ एक फाइल में लिखे नहीं जाते, बल्कि इसके लिए मल्टीपल फाइल्स लगती हैं। तो आप एक फाइल के ज़रिए से दूसरे फाइल में भी फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं और एक फाइल के अंदर आप एन नंबर ऑफ फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि फंक्शन आपको समझ में आ चुका होगा कि फंक्शन एक सिंपली एक ब्लॉक है जहाँ पे आप अपने कोड को लिख रहे हैं, ठीक है? तो अब कौन-सा कोड को आप लिख रहे हो जो भी आपको एग्ज़ीक्यूट करना है, ठीक है? जो भी आपको कोड आपको एग्ज़ीक्यूट करना है, आप उस कोड को आप लिख रहे हो। व्हाटएवर द कोड यू वांटेड टू एग्ज़ीक्यूट दैट कोड यू आर राइटिंग सिंपल। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप इस कोड को जब आप लिख रहे हो, ठीक है? तो इस कोड में आप लिखोगे क्या? आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि पर्पज़ ऑफ यूजिंग द फंक्शन और व्हाट इज़ द फंक्शन उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है? तो अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आता है कि कोड क्या लिखोगे आप इसके अंदर? अब हो सकता है कि आप इसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो सकता है कि आप कोई एक वेरिएबल को ही एक्सेस करना चाहते हो आप यहाँ पे या फिर हो सकता है कोई डेटा को आप एक्सेस करना चाहते हो सकता है कि वो डाटा सेम पेज से आ रहा हो या फिर एपीआई के थ्रू भी आ रहा हो या फिर कोई डेटाबेस से उसका डेटा आ रहा हो।
कुछ भी चीज़ें हो सकती है। हो सकता है कि आप कोई फ़ाइल को एक्सेस करना चाहते हो सकता है कि आप कोड लिख रहे हो जहाँ पे कंडीशंस यूज़ होती हैं, जहाँ पे लूप यूज़ होता है। यानी प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी अब तक आपने टॉपिक्स पढ़े हैं और आगे भी जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हो, एक्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अगर उस टॉपिक को अगर आप छोड़ देंगे, तो जितने भी अभी टॉपिक्स हैं, आप पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ने वाले हैं, वो सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स रहेंगे, वो टॉपिक को आप एक फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हो। यानी कि सारे के टॉपिक्स, हर टॉपिक को आप फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हो एक्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ही हम फंक्शन को लिखते हैं। ठीक है? तो उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके, वो सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट आप फंक्शन के अंदर लिख सकते हो एज़ अ कोड। ठीक है? नेक्स्ट चीज़, फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? एज़ अ मिनी प्रोग्राम भी बोलते हैं। क्यों हम मिनी प्रोग्राम बोलते हैं? यहाँ पे एक मैं नोट लिख देता हूँ कि फंक्शन आल्सो कॉल्ड एज़ अ मिनी प्रोग्राम, क्योंकि जितने भी आपके टॉपिक हैं, वो फंक्शन के अंदर आ गए हैं, इसलिए उसको एक मिनी प्रोग्राम भी कहा जाता है। क्योंकि बेसिकली प्रोग्राम की डेफिनिशन क्या है? कि जो भी आपका एक कोड होता है, जिसको आपको एग्ज़ीक्यूट करना होता है, जो भी एंड रिज़ल्ट आपका आता है, वो एक प्रोग्राम के ज़रिए से ही आता है। इसीलिए हम फंक्शन को एज़ अ मिनी प्रोग्राम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी आपको एंड रिज़ल्ट है, जैसा कि अगर आप शॉपिंग कार्ट है, अगर ये +1 कराना है, यानी कि ये भी एक रिज़ल्ट हो गया, इसको रिमूव कराना है, ये भी एक रिज़ल्ट हो गया। तो ये जितने भी आपके एग्ज़ीक्यूशंस हो रहे हैं, वो एक फंक्शन के थ्रू ही हो रहे हैं। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? एक मिनी प्रोग्राम बोलेंगे हम। ठीक है? अब एक आपका एक डाउट हो सकता है इसमें और इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, कैन द सेम कोड बी एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम्स विदाउट रीराइटिंग इट? तो इसका आंसर है यस, और वो सिर्फ फंक्शन की वजह से ही हो सकता है। यानी कि अगर आपको कोई कोड एग्जीक्यूट करना है, अगर आपको फिर से कोड नहीं लिखना है, तो आप क्या करेंगे, वो कोड को एक फंक्शन के ज़रिए से आप स्टोर करा लेंगे। क्योंकि फंक्शन क्या है, एंड ऑफ द, अगर आप इन चीज़ों को देखोगे तो वो एक टाइप ऑफ आइडेंटिफायर ही है। क्योंकि जिस तरीके से वेरिएबल एक टाइप ऑफ आइडेंटिफायर है, इसी तरीके से फंक्शन भी एक टाइप ऑफ आइडेंटिफायर है। जैसा कि मैंने a इक्वल्स टू 10 यूज़ कर लिया। अब इसको मुझे जो a वेरिएबल है, अब इसको मैं कितने बार भी कॉल कर सकता हूँ। ठीक है? मल्टीपल टाइम्स इसको मैं कॉल कर सकता हूँ। क्यों मल्टीपल टाइम्स मैं इसको कॉल कर सकता हूँ? क्योंकि अब ये स्टोर हो चुका है। तो इसी तरीके से जो भी आपको कोड आपने स्टोर कर लिया, अब उसको जितनी बार आप कॉल कराना चाहते हैं, वो कॉल करा सकते हैं। क्यों कॉल करा सकते हैं? क्योंकि फंक्शन जो होता है, वो एक नेम के अंदर स्टोर होता है। फंक्शन भी आपका क्या है? एक टाइप ऑफ आइडेंटिफायर। ठीक है? फंक्शन आपका एक टाइप ऑफ आइडेंटिफायर है, जहाँ पे आप नेम को असाइन करते हो। यानी जैसा वेरिएबल का नाम आप देते हो, उसी तरीके से आप फंक्शन का नाम भी देते हो आप। ठीक है? और नेक्स्ट चीज़ आपकी ये है कि फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? तो 2 तरीके के फंक्शंस होते हैं। एक होता है बिल्ट इन फंक्शन, जिसको हम बोलेंगे रेडीमेड फंक्शन, और दूसरा आपका होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड? बिल्ट इन फंक्शन का मतलब है कि जो फंक्शंस ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं, यानी जब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बनने के टाइम पे ही जो डेवलपर्स थे, जो फाउंडर्स थे, जो डिज़ाइनर थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, उन्होंने क्या किया कि यूज़र्स, जो भी इसके यूज़र्स रहेंगे, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, उनको ईज़ीनेस के लिए उन्होंने कुछ फंक्शंस को ऑलरेडी बना रखा था। जैसे कि एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि प्रिंट फंक्शन हो गया आपका, टाइप फंक्शन हो गया आपका, इस तरीके से स्ट्रिंग फंक्शंस हमने पढ़े थे। इसके अलावा हमने लिस्ट के फंक्शंस पढ़े थे, टाइप कास्टिंग के फंक्शंस पढ़े थे, डेटा कन्वर्जन के फंक्शंस पढ़े थे, बहुत सारे फंक्शंस हमने पढ़े हैं। ये सारे के सारे जो फंक्शंस थे हमारे, वो रेडीमेड फंक्शंस थे, यानी कि बिल्ट इन फंक्शंस थे, यानी कि जिसको आपने नहीं बनाया है, बल्कि जो जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है, जो डेवलपर्स थे, उन्होंने इसको ऑलरेडी बनाया है, ये और आपको रेडीमेड मिल गए हैं। ठीक है? आपका इसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं है, ये रेडीमेड आपको मिल गए हैं, आप इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बिल्ट इन फंक्शंस। आप इस तरीके से बोल सकते हो रेडीमेड फंक्शन, यानी कि जो फंक्शंस ऑलरेडी से आपके लिए अवेलेबल है, ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन का मतलब ये होता है कि एनी फंक्शन, ओके, व्हिच इज़ क्रिएटेड बाय द यूज़र ऑफ प्रोग्रामिंग। यानी कि यूज़र ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब आप, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करना चाहते हो, और आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके आप कुछ नए फंक्शंस आप बना रहे हो आप। तो उसको हम बोलेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यानी कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन था, ये पहले से क्रिएटेड नहीं थे। इसको किसने क्रिएट किया था? जो भी कोडर था, जो भी डेवलपर था, जो भी यूज़र ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, उन्होंने इसको जो है सो डेवलप किया था। ठीक है? जो भी रिक्वायरमेंट आई थी, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्होंने इस फंक्शंस को क्रिएट किया था। अब एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू क्रिएट द यूज़र डिफाइंड फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो अब इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। कितने एस्पेक्ट्स हैं? 3 एस्पेक्ट, यानी कि अब आपको जभी भी आपको कोई भी एक फंक्शन बनाना होता है, तो 3 एस्पेक्ट्स होते हैं कि आपको फंक्शन किस तरीके से आप बना सकते हो। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर आती है डिक्लेरेशन। पहले आ गया आपका डिक्लेरेशन, और दूसरी चीज़ आ गई आपकी डिफाइनिंग, और तीसरी चीज़ आ गई आपकी एक्सेसिंग और कॉलिंग द फंक्शन। ये 3 एस्पेक्ट होना ज़रूरी है, जभी भी आप कोई भी फंक्शन को बनाना चाहते हैं और उस फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं। तो जभी भी आप एक फंक्शन बना रहे हों, तो 2 टाइप के फंक्शंस आ जाएँगे, ठीक है?
यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी 2 तरीके के होते हैं। पहला जो होता है, वो उस फंक्शन को हम बोलेंगे जिसके अंदर पैरामीटर और आर्गुमेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, ठीक है? तो पहली चीज़ ये होगी, क्योंकि पहले हम ये बोलेंगे कि जहाँ पे यूज़ नहीं होता है, और दूसरी चीज़ के लिए हम डाल देंगे डिक्लेयरिंग द फंक्शन विथ पैरामीटर, विथ पैरामीटर और विथआउट पैरामीटर। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि पैरामीटर एंड आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? तो जभी भी अगर आप देखें, यहाँ पे अगर मैं एक प्रिंट फंक्शन को यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक प्रिंट फंक्शन यूज़ किया, और यहाँ पे मैंने डाल दिया हाय, ठीक है? तो जैसे मैंने हाय लिखा, तो अब क्या हो रहा है कि हाय प्रिंट हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे ए वैल्यू डाल दूँ, तो ए वैल्यू भी प्रिंट हो रही है, और इसके अलावा कुछ और भी मैं अगर ऐड करते जाऊँ, ठीक है? ए ऐड कर दिया, अब ए के बाद मैंने बी भी ऐड कर दी, तो अब ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो प्रिंट हो रही है। तो जभी भी ये चीज़ें जब प्रिंट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि आप एक फंक्शन जब भी आप एग्ज़ीक्यूट कर रहे हो, उसके साथ आप कुछ डेटा को एग्ज़ीक्यूट करना चाहते हो। तो जभी भी ये फंक्शन के अंदर जो भी आप डेटा को पास कर रहे हो, उसको बोलेंगे हम आर्गुमेंट। क्या बोलेंगे हम? आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स का मतलब क्या होता है? एनी डेटा, ओके, जो भी आपका डेटा हो रहा है, वो डेटा अगर एक फंक्शन के थ्रू से एग्ज़ीक्यूट किया जा रहा है, जभी भी आप एक फंक्शन एग्ज़ीक्यूट करते हो, और उस टाइम पर आपने जो भी डेटा को पास किया है, तो वो डेटा को हम क्या बोलेंगे? आर्गुमेंट बोलेंगे। अब हो सकता है कि आपने 1 आर्गुमेंट दी है, हो सकता है कि आपने 2 आर्गुमेंट्स दिए हैं, हो सकता है आपने 3 आर्गुमेंट्स दिए हैं, हो सकता है आपके मल्टीपल आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं। अब पैरामीटर का मतलब क्या होता है? पैरामीटर का मतलब ये होता है कि ये जो डेटा आप पास कर रहे हैं, यानी कि हाई एक डेटा हो गया, ए एक डेटा हो गया, बी एक डेटा हो गया, यानी कि ए एंड बी तो वेरिएबल है, मतलब कि इनडायरेक्टली उसके अंदर डेटा ही स्टोर है। तो जितने भी आप आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं, अब वो आर्गुमेंट्स किस तरीके से पास हो रहे हैं? जैसा कि एग्जांपल के तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि एक हमारे प्रिंट प्रिंट फंक्शन के अंदर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मैं हाय, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ बाय। तो अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई, हाय एंड बाय। अब यहाँ पे देखेंगे तो हाय एंड बाय प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एंड इक्वल्स टू, कॉमा लिख देता हूँ मैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हाय कॉमा बाय प्रिंट हो रहा है। तो अब ये एंड क्या है? तो ये जो बिगिनिंग क्लासेस थे, बेसिक क्लासेस थे, इसमें मैंने इसमें चीज़ कवर किया है। तो एंड आपका एक पैरामीटर है, और बाय डिफ़ॉल्ट एंड के अंदर क्या होता है? आपका एस्केप सीक्वेंस का एक कमांड, यानी कि बैकस्लैश एन जो न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है, वो स्टोर होता है। लेकिन उसको आप एडिट कर सकते हो, अगर आप उसको डेटा को मॉडिफ़ाई कर सकते हो, यानी कि आर्गुमेंट आप चेंज कर सकते हो। बैकस्लैश एन की जगह मैंने कॉमा लिख दिया, तो यहाँ पे हाय कॉमा बॉय प्रिंट हो रहा है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? उसके अंदर न्यू लाइन स्टोर होती है, तो वो एक न्यू लाइन के साथ स्टोर होगा। यानी कि अगर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, तो अब क्या होगा? हाय और बाय ये न्यू लाइन के स्टार्ट होगा। यानी कि हाय एक फर्स्ट लाइन में आ जाएगा, और बाय जो होगा वो एक सेकंड लाइन में आएगा। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर एंड पैरामीटर स्टोर है, और एंड पैरामीटर के अंदर क्या वैल्यू है आपकी? आपकी वैल्यू स्टोर है बैकस्लैश एन, यानी कि न्यू लाइन आपकी स्टोर है, इसलिए वो न्यू लाइन में आ रहा है। तो यहाँ पे जो डेटा था हमारा, बैकस्लैश एन यानी कि न्यू लाइन का जो कमांड था, वो एक आर्गुमेंट हो गई। एंड जो कमांड हमने यूज़ किया था, वो पैरामीटर हो गया। अगर यहाँ पे लिख दूँ मैं एंड इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे स्टार, स्टार, स्टार लिख देता हूँ, तो अब हाय स्टार बाय प्रिंट हो रहा है। तो अब ये स्टार क्यों प्रिंट हो रहा है? अब ये आर्गुमेंट हो गया। एंड क्या है आपका? पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या होगा? एक रेफरेंस नेम होता है, जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है। जो भी डेटा स्टोर हो रहा है, उस डेटा को हम क्या बोलेंगे? आर्गुमेंट्स बोलेंगे। अब यहाँ पैरामीटर क्या होगा आपका? ये आपका एक रेफरेंस नेम हो जाएगा। रेफरेंस नेम व्हिच होल्ड्स द डेटा। तो डेटा को क्या बोलेंगे हम? आर्गुमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि आर्गुमेंट किसको कहते हैं और पैरामीटर किसको कहते हैं, ठीक है? अगर कोई भी इंटरव्यू में अगर आपको पूछे, तो आप ये आंसर बता देना। नेक्स्ट चीज़, अब यहाँ पे 2 टाइप के आप फंक्शंस बना रहे हो, एक होता है आपका विथआउट पैरामीटर, और एक होता है विथ पैरामीटर। डिक्लेयरिंग द फंक्शन विथआउट पैरामीटर, इसका मतलब क्या है कि आपने एक ऐसा फंक्शन बनाया है, जहाँ पे आप एक फंक्शन रन करा रहे हो, जिसके अंदर कोई भी आप डेटा को पास करना नहीं चाहते हो, ठीक है? उस तरीके के अगर आप फंक्शन क्रिएट करना चाहते हो, तो हम उसको बोलेंगे डिक्लेयरिंग द फंक्शन विथआउट पैरामीटर। लेकिन अगर आपको ऐसे फंक्शंस बनाना है, जब फंक्शन आपका एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो वो फंक्शन क्या होगा? आपका डेटा के साथ एग्जीक्यूट होगा। अब डेटा के साथ एग्जीक्यूट होगा, इसका एग्जांपल आपने देख लिया। अब एक चीज़ समझते हैं कि रियल टाइम पे इसका यूज़ का किस तरीके से होता है, कि यानी अगर मुझे कोई, जैसा कि अब यहाँ पे देखिएगा, ये शॉपिंग कार्ट के जो एग्जांपल्स है, यहाँ पे अब जो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा मेरा रिमूव। रिमूव फंक्शन हो सकता है कि ये सिर्फ एम्प्टी कर दे। एम्प्टी कर देने के लिए इसको कोई डेटा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन अब डेटा की ज़रूरत होगी, तो किस तरीके से ये डेटा को लेगा? एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, कि आप समझ लीजिए कि एक साइन अप है। किसी को एक साइन अप फॉर्म फिल अप कराना है। अब इस साइन अप फॉर्म के अंदर क्या होगा? कि इस साइन अप फॉर्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें आएँगी। एग्ज़ाम्पल, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, आपका पासवर्ड आ जाएगा, कन्फर्म पासवर्ड, फिर आप रजिस्टर एंड कंटिन्यू करेंगे। तो अब ये जो भी डेटा आ रहा है, एग्ज़ाम्पल आपने जो भी आपने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, आपने जो भी ईमेल एड्रेस एंटर कर दिया, आपने पासवर्ड एंटर कर दिया, अब जितने भी डेटा को आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो, वो क्या होंगे? आपके एज़ ए आर्गुमेंट जाएँगे आपके डेटाबेस के अंदर। क्योंकि आप एक फंक्शन को क्रिएट करोगे, और वो फंक्शन का काम होगा कि ये डेटा को आप सेंड करना है। तो इस तरीके से जो आर्गुमेंट्स का, पैरामीटर्स का काम होता है।
ठीक है? उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ एक जब हम एग्ज़ाम्पल्स करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। जब ऑलरेडी इसके रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स हमने अपलोड कर दिए हैं, तो आप जो प्लेलिस्ट है प्रोजेक्ट की वो ज़रूर देखिएगा, तो आपको आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएँ। तो अब 2 तरीके के फंक्शन हो गए आपके डिक्लेयरिंग द फंक्शन विथआउट पैरामीटर एंड डिक्लेयरिंग द फंक्शन विथ पैरामीटर, ठीक है? 2 तरीके का फंक्शंस बनाएँगे, एक जो फंक्शन होगा जहाँ पे डेटा आपको भेजना ही नहीं है और दूसरे तरीके का फंक्शन होगा जहाँ पे आपको डेटा की ज़रूरत है। आप जभी भी फंक्शन को एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, आप डेटा को लेकर एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है? यही 2 डिफरेंसेस होते हैं। अब ये समझते हैं कि जभी भी आपको जो फंक्शन लिखना है, उसके जो 3 एस्पेक्ट्स है, उसको आप किस तरीके से हैंडल करोगे? तो पहला हो गया डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि जभी भी आप कोई भी जभी भी आप कोई फंक्शन आप क्रिएट कर रहे हो, तो वो फंक्शन में क्या करना पड़ता है, आपको एक नाम देना होता है। तो जो भी आप जैसा कि आपने वेरिएबल दे दिया आपने a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20 तो ये हमारा वेरिएबल हो गया। अब a और b का काम क्या है कि a एंड b 2 डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो जभी भी a के अंदर जो डेटा की ज़रूरत होगी, जब मैं a को कॉल करूँगा, तो a के अंदर जो भी डेटा होगा वो डिस्प्ले करेगा, यानी कि वो प्रिंट होगा। अगर मैं बी को कॉल करूँगा तब बी के अंदर जो भी डेटा होगा वो प्रिंट होगा। तो अब ये किस तरीके से प्रिंट हो रहा है? क्योंकि ये नेम के ज़रिए से क्योंकि ए एंड बी आपके आइडेंटिफायर्स हो गए। इसी तरीके से जो आप फंक्शन यूज़ कर रहे हो, फंक्शन भी एक आपका आइडेंटिफायर हो गया। यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक नेम देना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे डिक्लेरेशन में आप यहाँ पे आप एक नेम दे दोगे। तो सिंपल मीनिंग यही है इसका कि जभी भी आप एक फंक्शन बना रहे हो, आप उसको एक नेम दे दो और जभी भी आप उसने नेम आपने अपने असाइन कर दिया, तो उस नेम के ज़रिए से आप उस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन आता है कि नाम क्या देंगे हम? तो जो आपने आइडेंटिफायर का जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसके अंदर जो रूल्स लगेंगे, सेम रूल्स होंगे। यानी कि आप जो नाम स्टार्ट कर सकते हैं, आपको अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना है, आपको स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करना है, नंबर्स के साथ आपको स्टार्ट नहीं करना है। आपको सिंपली अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट करना है। अगर आप यूज़ करना चाहते हो स्पेशल कैरेक्टर, तो एक ही यूज़ कर सकते हो, वो है अंडरस्कोर, ठीक है? इस तरीके से आप असाइन करोगे। अब डिक्लेरेशन 2 तरीके के होते हैं, जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि विथ पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर। तो अब जभी भी आप विदाउट पैरामीटर दे रहे हो, तो किस तरीके से उस फ़ंक्शन को आप बनाएँगे, उसका सिंटैक्स क्या है? तो उसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पे डेफ कीवर्ड का यूज़ करोगे और आपको जो भी फ़ंक्शन का नेम देना है, आप फ़ंक्शन का नेम यूज़ करोगे और यहाँ पे आप एक पैरेंथेसिस यूज़ करोगे, नॉर्मल ब्रैकेट और इस तरीके से आप उसको डिक्लेयर कर दोगे। तो ये आपका हो गया डिक्लेरेशन विथआउट पैरामीटर। आप समझते हैं कि विथ पैरामीटर को आप किस तरीके से दे सकते हो। तो ये सेकंड हमारा विथ पैरामीटर। तो जभी भी आप विथ पैरामीटर के साथ कोई भी फ़ंक्शन बना रहे हो, तो वहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके आ जाएँगे पैरामीटर नेम। बाकी सब तो सेम ही रहेगा, यानी कितने भी आप पैरामीटर नेम देना चाहते हो, नेम 1, नेम 2 आपको उन पैरामीटर्स के नेम को आपको मेंशन करना पड़ता है। सेम थिंग जैसा कि आप वेरिएबल्स के नेम लिखते हो, उसी तरीके से आपको यहाँ पे नेम लिखने होते हैं। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चीज़ आती है डिफाइनिंग। अब ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। पहला था डिक्लेरेशन, 3 पार्ट होते हैं, 3 एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन जब भी आपको कोई फंक्शन बनाना है। पहली चीज़ डिक्लेरेशन यानी आपको नाम देना है, ठीक है? और कब कैसा नाम दोगे आपको डेफ कीवर्ड यूज़ करना है। जैसा कि आप यहाँ पे इफ यूज़ करते थे, ठीक है? एल्स यूज़ करते थे, फॉर यूज़ करते थे, व्हाइल यूज़ करते थे, वो किस तरीके से कीवर्ड है? इसी तरीके से आपका डेफ भी एक कीवर्ड है और ये कीवर्ड क्यों यूज़ किया जाता है? कोई भी आपको एक फंक्शन डिक्लेयर करना होता है, जब आपको डेफ कीवर्ड यूज़ होगा, ठीक है? अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो अब डिफाइनिंग सेकंड पार्ट है आपका। डिफाइनिंग में क्या कर रहे हैं आप? आप इस जब आपने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, तो उस फंक्शन के अंदर आप क्या लिखना चाहते हो? तो जो भी आपका कोड होगा जो भी आपका कोड होगा, वो कोड आपका जो एरिया में आएगा, उसको हम बोलेंगे डिफाइनिंग एरिया। तो ये आपका ब्लॉक एरिया है, ओके? तो दिस इज़ योर फंक्शन ब्लॉक एरिया। तो जो भी आपको कोड लिखना होता है, वो कोड आपका क्या हो जाएगा, डिफाइनिंग एरिया में आ जाएगा। अब इसका सिंटैक्स किस तरीके से होगा? तो पहले तो आपका ये सिंटैक्स तो आपका रहेगा, ठीक है? चलिए इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये सिंटैक्स का आपका रहेगा, फिर आपको एक इंडेंट आपका यानी कि मेंटेन करना पड़ेगा, वन टैब स्पेस। उसके बाद आपको जो भी कोड लिखना है, इस कोड आप जब ये कोड को लिख रहे हो, तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? इस एरिया को हम बोलेंगे डिफाइनिंग एरिया, यानी कि जो भी आप कोड लिख रहे थे, आपका कोडिंग एरिया जो भी है, उसको हम बोलेंगे डिफाइनिंग एरिया, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज़ आती है आपका एक्सेसिंग। अब एक्सेसिंग में क्या हो का मतलब क्या है कि जभी भी आपने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, आपने फंक्शन के अंदर कोड भी लिख दिया, अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि फंक्शन को यूज़ करने का काम। क्योंकि फंक्शन आपने बनाया क्यों था? क्योंकि उसको आपको यूज़ करना था, आपको उसको कॉल करना था, फंक्शन को रन करना था। तो फंक्शन को रन किस तरीके से आप करेंगे? बाय कॉलिंग इट्स नेम। यानी आपने जो भी आपने नाम को असाइन किया है, आपने जो भी आपने नाम दिया है फंक्शन का, उस फंक्शन के नेम के ज़रिए से आप उसको कॉल करेंगे। ओके? तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स किस तरीके से आएगा? अब 2 चीज़ें हो जाएँगी इसके अंदर। एक चीज़ ये होगी कि अगर आपने यानी कि पैरामीटर यूज़ किया है,
तो आपको आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। अगर आपने पैरामीटर यूज़ नहीं किया है, तो आपको आर्गुमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आपने कोई भी पैरामीटर यूज़ नहीं किया, तो आप सिंपली फ़ंक्शन को रन कर देंगे। लेकिन कहीं पे भी अगर आपने पैरामीटर यूज़ किया है, तो वहाँ पे आर्गुमेंट्स लेंगे। अगर आपने एक एक आर्गुमेंट दिया, तो एक ही लिखनी पड़ेगी। अगर आपने एक और पैरामीटर यूज़ किया है, तो सेकंड आर्गुमेंट लिखनी पड़ेगी। इस तरीके से आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स को यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ़ंक्शंस को बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था फ़ंक्शन का, आप समझ चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, फंक्शन को किस तरीके से लिखते हैं, उसके ऊपर हम एग्ज़ाम्पल्स प्रोग्राम देखेंगे।